गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 6, 7 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था और उनकी nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया था। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डायग्राम बनाया था। हमने, याद है आपको? एनर्जी हमने फाइंड किया था En = -13.6/n²। En नंबर ऑफ ऑर्बिट्स थे। फर्स्ट ऑर्बिट में n = 1, सेकेंड ऑर्बिट 2, तो हर ऑर्बिट का हमने एनर्जी निकाला था। और आपने ये भी देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहे थे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट कर रहे थे E = h²। तो उसमें 5 टाइप की सीरीज मैंने आपको बताया था। लेमन सीरीज पहले है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। दूसरा बामर सीरीज है जिसमें विजिबल रेडिएशन होता है। तीसरा कौन सा था? पर्शियल सीरीज में IR इंफ्रारेड रेडिएशन था। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज था, उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद कुंड सीरीज था, उसको कुंड पढ़ते हैं, P साइलेंट है वहां पे, ठीक है ना? वहां पे भी IR रेडिएशन था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था जो आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स एंगुलर मोमेंटम को डी ब्रॉगली थ्योरम के द्वारा प्रूव करेंगे। डी ब्रॉगली थ्योरम जो हमने पढ़ा है, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, उसकी हेल्प से आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स हमने कल फाइंड किया था, बताया भी था आपको कि कितना होता है, ठीक है ना? तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर, एक्सप्लेनेशन of Bohr's angular momentum by using de Broglie matter wave। डी ब्रॉगली मैटर वेव के माध्यम से हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बोहर ने जो एंगुलर मोमेंटम बताया था, आपको याद होगा, mvr = nh/2π, इसे हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के हिसाब से the wavelength of wave is given by lambda = nh/2π। कितना? h/mv। लैम्डा = कितना लिखा था? h/mv या h/b, h/mv या h/p, ठीक है? ये डी ब्रॉगली है। डी ब्रॉगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन 2 नेचर शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होता ही है, पार्टिकल नेचर। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये बताया, डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है? अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की, तो उन्होंने बताया कैसे, जैसे ये न्यूक्लियस है एटम का और ये है ऑर्बिट। यदि मैं ऑर्बिट यहाँ पे बना दूं,
ये क्या है? ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है डिफिनिट एनर्जी लेवल से, तो मतलब वो वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है। डी ब्रॉगली ने कहा कि इस तरह से आगे बढ़ रहा है। समझ आया? ये और ये इसकी वेव है। ठीक है ना? जैसे आपने डिस्ट्रक्टिव वेव बनाया था उसी तरह से ये ट्रफ एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ मिलते हैं तो जीरो हो जाता है। ठीक है ना? ये क्रस्ट है, इसका एक क्रस्ट है, दूसरी क्रस्ट आपको याद होगा यहां से इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये होती है वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का गैप क्या होता है? वेवलेंथ। तो एक वेव का क्रस्ट मान लो यहाँ पे है, दूसरे वेव का क्रस्ट यहाँ पे है। ठीक है ना? तो ये गैप जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेवलेंथ, लैम्डा। वेव के रूप में पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ होगी। ठीक है ना? इस तरह से ये कितना दूर तक चलेगा? पूरा चक्कर लगाएगा। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है इसका? 2 पाई आर। ऐसे ही इसमें बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट की बात करेंगे, दूसरे ऑर्बिट की बात करेंगे, तीसरे ऑर्बिट की बात करेंगे, बहुत सारी ऑर्बिट है। मैंने अभी जो बनाया है केवल एक सिंगल ऑर्बिट का बनाया है। किसका बनाया है? किसका बनाया है? सिंगल ऑर्बिट का। क्लियर है? सबको समझ आया क्या? तो ये हमारा वेवलेंथ हो गया। अब ये वेवलेंथ किसके बराबर होगा? मतलब ये वेवलेंथ जो है ये पूरे सरकमफ्रेंस पे है। वेवलेंथ किस पे है? पूरे सरकमफ्रेंस में। जैसे ये वेव चलती है, आपको याद है वेव ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। इसमें ये वेवलेंथ, फिर ये वेवलेंथ, फिर ये वेवलेंथ, है ना? ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो इसमें पूरा एक चक्कर में वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस। जिस तरह से सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस सरकमफ्रेंस, उसी तरह वेव का टोटल लेंथ वेवलेंथ। तो टोटल वेवलेंथ कितनी होगी इसकी? पूरे इसके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऑर्बिट के बराबर। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं? द सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो इसमें वेवलेंथ कितनी है? मल्टीपल वेवलेंथ है, 1 2 3 4 ऐसे मिलके पूरे एक सर्कुलर पाथ का वेवलेंथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना? तो हमें ये डी ब्रॉगली का क्या है? वेवलेंथ का फार्मूला हमें इसे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। यहाँ तो बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? द डिस्टेंस covered by electron in an orbit
in an orbit must be equal to the distance covered by electron in an orbit for complete cycle must be equal to multiple of wavelength, multiple integral of wavelength, क्या कहता है ये? जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में तो पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर। और वो 2 पाई आर जब वेव के रूप में है तो वेवलेंथ के बराबर है, क्योंकि वेवलेंथ ही वेव की लेंथ होती है। तो जितनी टोटल लेंथ पार्टिकल की चलने की है मैटर पार्टिकल के रूप में, जब वो पार्टिकल है तो 2 पाई आर, जब वो वेव है तो लैम्डा, पूरा कितना हो जाएगा? n लैम्डा। वन क्रस्ट और क्रस्ट वेवलेंथ, तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो टोटल n लैम्डा। मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। ध्यान से समझिए, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी ब्रॉगली ने जो बताया है मैटर वेव और पार्टिकल वेव को कंबाइन किया है डी ब्रॉगली ने, तो किस प्रकार से कंबाइन किया है वो आपके सामने। इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल है उस समय उसकी डिस्टेंस 2 पाई आर है एक सरकमफ्रेंस पे, और इलेक्ट्रॉन जब वेव है तो उसका पूरा वेवलेंथ n लैम्डा है। दोनों इक्वल है, दोनों एक ही चीज है। जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होकर चलता है तो वहां पे वेव के रूप में ऑसिलेशन होता है और वो n लैम्डा हो जाता है, और टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर। समझ आया क्या? तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना मिल गया आपको? n लैम्डा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए? यहां से लैम्डा की वैल्यू रख दो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इस तरह से यूज करो कि बोहर्स एंगुलर मोमेंटम मिल जाए। डी ब्रॉगली, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो तो सिंपल डी ब्रॉगली का वेवलेंथ लिखा है, ठीक है? क्या लिखा है ये? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये जो इक्वेशन लिखा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ऑर्बिट में एक कंप्लीट साइकिल पे, तो एक मैटर और दूसरा वेव, दोनों इक्वल है। अब ये लैम्डा की वैल्यू h/mb यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है? मैं लिख दो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू h/mb इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। फिर बताइए कितना बनेगा इक्वेशन? 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा की जगह लिख देंगे h/mb। सही है? यहां पे लैम्डा की जगह पे h/mb पुट कर दिया, ठीक है? अब mb को इधर ले आओ, mb को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई m b r इक्वल टू nh। अब 2 पाई यहां डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? m b r इक्वल टू nh/2 पाई। ये क्या है?
एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स। ये है फार्मूला बोहर्स एंगुलर मोमेंटम। आपको याद है सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स, इनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। तो यही इक्वेशन है बोहर्स एंगुलर मोमेंटम। समझ आया क्या? MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। किस प्रकार से डी ब्रॉगली ने बोहर का एंगुलर मोमेंटम प्रूव कर दिया, वो आपके सामने है। समझ आ गया पूरा? नोट डाउन कर लें। यहां तक किसी को डाउट है? ओके। तो हमने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोहर एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया किसके माध्यम से? डी ब्रॉगली मैटर वेव, डी ब्रॉगली के मैटर वेव प्रिंसिपल के माध्यम से। अब लिखेंगे हेडिंग लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, ठीक है ना? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या क्या है ये भी आ जाती है लिखने के लिए। इनकी लिमिटेशन क्या है? इनकी लिमिटेशन ये है कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए पूरी तरह से अपना थ्योरी दिए हैं। इनकी जो पोस्टुलेट है वो हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन है। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस, सारी चीजें इन्होंने बता दिया है। यदि हाइड्रोजन एटम से ज्यादा की जब आप बात करते हो तो इनका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, इनका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। मतलब ये इनका लिमिटेशन हो गया कि ये कंडीशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा की बात करोगे तो हम जरूरी नहीं कि हम सही रहें, हम गलत हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम सही हैं, इनकी जो बात है। तो पहली लिमिटेशन इनकी ये है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल, दिस मॉडल is applicable only for hydrogen, only for hydrogen atom Z equal to 1, एटॉमिक नंबर Z equal to 1 हाइड्रोजन एटम के लिए है। It fail in case of the, it fail in case of Z greater than 1। ये फेल हो जाते हैं जब हम Z greater than 1 की बात करते हैं। मतलब Z greater than 1, अगला एलिमेंट हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आगे वाले एलिमेंट पे इनका जो एप्लीकेशन है, जो इनका पोस्टुलेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया इन्होंने, मतलब हाइड्रोजन एटम तक के लिए इनका सब कुछ वैलिड है। हाइड्रोजन एनर्जी लेवल बनाया इन्होंने, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रही है। बाकी के लिए इन्होंने कहा हम नहीं जानते भाई, हमको जितना बताना था हमने बता दिया, इसके बाद की कंडीशन आप सब जानो। सब हम इन करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। दूसरा बताया, he does not give, it does not give any explanation about, any explanation about the circular shape of electron orbit, about the circular shape of electron orbit। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं दिया कि वो बिल्कुल सर्कुलर ही होता है,
इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इसके बारे में इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। जो उनको समझ आया अपना निकाल लिए भैया क्या होता है। हम हाइड्रोजन के लिए हम बात करते हैं बस, हाइड्रोजन के आगे कौन सा ऑर्बिट क्या रहता है, उसका शेप क्या रहता है हम नहीं जानते। स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन जो उसमें घूमता है ये हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी वही रहती है ये हम जानते हैं, ये हम कह सकते हैं गारंटी के साथ। लेकिन वो सर्कुलर होता है ये हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। कई सारी चीजें हैं इनकी। तीसरा पोस्टुलेट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन the line structure of spectral line. The line structure of spectral line even in hydrogen atom, even in hydrogen atom। ये इनके कुछ पोस्टुलेट थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ आया क्या? Theory does not explain line structure of spectral line even hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का भी स्ट्रक्चर ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। लेकिन अगला जो है द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, the value of Rydberg कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने निकाला था आपको याद होगा। obtained by this theory is different, obtained by this theory is different from experimental value, रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने कल निकाला था आपको याद होगा 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स या पर मीटर। ये वैल्यू जो मैंने फाइंड किया था इनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, इनकी मेथड थ्योरी के हिसाब से, जब ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकाला गया तो वेरी कर रही थी, ये वैल्यू चेंज आ रही थी। इसका मतलब जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक है। जिस कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसीलिए ये वैल्यू रिडबर्ग वैल्यू कांस्टेंट जो है वो वेरी हो रही है। तो कई सारी चीजें इनकी ड्रॉबैक में है, लिमिटेशन में है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहीं ना कहीं से आगे फेल हो गया। पूरी तरह से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। और जो भी साइंटिस्ट आए, पहले डाल्टन आए, बड़ी बात यह है कि उन्होंने एटम के बारे में बताया, भले गलत कुछ रहा हो लेकिन एटम की शुरुआत उन्होंने कर दिया था। वो डिस्कवर द एटम नाम उन्हीं का आएगा।
उसके बाद एटम आया, फिर उसमें उन्होंने कहा कोई पार्टिकल नहीं होता, तो जे थॉमसन आए और बोले कि इसमें पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन कलिंदा की तरह। रेड पार्ट उसका पॉजिटिव, उसका ब्लैक पार्ट जो है, सीड्स जो है वो नेगेटिव की तरह काम करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर वो भी रदरफोर्ड जब आए तो उनको भी गलत करके चले गए, बोले सब तुम लोग गलत हो, बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस होता है एटम के अंदर। जहाँ ये बता रहे थे लाल पार्ट होता है कलिंदे की तरह, वहां तो स्पेस होता है, ठीक है। बीच बीच में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये रदरफोर्ड भी नहीं बता पाए थे। न्यूक्लियस बता दिए थे, प्रोटॉन बता दिए थे, चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैसे ऑर्बिट में, कहाँ घूमता है, घूमता है लेकिन कहाँ घूमता है कोई फिक्स नहीं है, कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है उनका, रदरफोर्ड साहब का। एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो बोहर ने दिया कि ऐसा होता है, इस तरह से एनर्जी होती है। यदि एनर्जी इस तरह से होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन चूंकि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएशन निकलती है। तो ये समझ आया कि तो ये तो है, इलेक्ट्रॉन जंप तो करते हैं कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे, तभी तो रेडिएशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट फिर बोहर ने दिया। मतलब ये कई कॉन्सेप्ट, पूरे बेचारे एटम के बारे में ही पूरा जिंदगी बिता दिए, सब लोग अपना एटम के बारे में निकालते रहे। और केमिस्ट्री में कहते हैं कि बहुत सारी चीजें आज भी एक्सेप्शन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो पाता, ये केमिस्ट्री की देन है। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियाई, मतलब उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। एटम तो हो गया, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियाई पूरा पढ़ेंगे। तो ये लिमिटेशन लिख लिया आपने, बाकी सबका लिमिटेशन मैंने लिखा दिया, चेक करिए, लिख लिया सबने। एक हेडिंग है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। The energy required by an electron, the energy required by an electron, the energy required by an electron of an atom to jump from ground state to excited excitation state, ground state to excitation state called excitation energy। excitation state, ग्राउंड स्टेट के बाद कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है। एक्साइटेशन स्टेट ब्रैकेट में एनी वन एनर्जी लेवल above ground state, above ground state, ठीक है, it's called excitation state, excitation energy, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। दो स्टेट की बात यदि हम करें, ये ग्राउंड स्टेट
ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल को ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं, जिसमें n इक्वल टू 1 रहता है। इसके बाद की जितनी एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो यदि इस एनर्जी लेवल का एनर्जी E1 है तो इस एनर्जी लेवल का एनर्जी E2 है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में है। एनर्जी रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेशन स्टेट। इसको कितनी एनर्जी दे दें, h न्यू, कितनी एनर्जी दे दें कि ये कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, एक्साइटेशन स्टेट। ये है एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी ऊपर की एनर्जी लेवल है वो सब एक्साइटेशन स्टेट कहलाएगी। चाहे फर्स्ट से सेकंड में भेज दें, सेकंड से थर्ड में भेज दें, फर्स्ट से थर्ड में भेज दें, फर्स्ट से फोर्थ में, जितनी एनर्जी देंगे तो उसके हिसाब से ऊपर चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से चाहे सेकंड में भेज दें, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो थर्ड में चला जाएगा, और ज्यादा देंगे तो फोर्थ में चला जाएगा। तो ये एनर्जी गेन करता है और लॉस भी करता है। जब एनर्जी गेन करता है तो h न्यू, लॉस करता है तब भी h न्यू। रेडिएशन से ही गेन करेगा, रेडिएशन से ही लॉस करेगा। तो ये है हमारी एनर्जी। यदि हम टोटल एनर्जी की बात करें तो E2 माइनस E1, किसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, यहां E2 ग्रेटर देन E1 है। क्या है, E2 ग्रेटर देन E1। लिख लिए पूरा। अब आपको पता है इसका एनर्जी लेवल कितना है। यदि मैं इसको न्यूमेरिकल में बात करूं तो E2 मतलब इसका एनर्जी लेवल, कल मैंने कितना बताया था, n इक्वल टू 2 पे, अभी मैं n इक्वल टू 2 पे ले रहा हूं। इसकी एनर्जी माइनस 4.5, चेक करिए, माइनस 3.4, माइनस 3.4 E2 की, और माइनस 13.6 E1, यही था। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3.4 प्लस 13.6, कितना एनर्जी लेवल मिल जाएगा आपको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करिए, ये एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। समझ आया क्या, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्लियर है सभी को, एक्साइटेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट समझ आया। एक्साइटेशन स्टेट कोई भी स्टेट हो सकती है, मोर देन 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ये सारी एक्साइटेशन है। इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, सभी कंडीशन एक्साइटेशन स्टेट की है। डायग्राम जरूर बना लेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी। The energy required by an electron, the energy required by an electron, energy required by an electron to eject an electron completely out
completely out of the atom is called ionization energy. ठीक है, energy required by an electron to eject an electron completely out of the atom. एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कोई एटम है, ये क्या है, एटम। अब हम इसको जितनी एनर्जी देते हैं, यहां से हम एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है सब कहां, बाहर आ गए। जितने इलेक्ट्रॉन है कहां गए, बाहर। एटम के बाहर हमने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां गए, बाहर। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया क्या? एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों क्लियर हो गए? किसी कोई डाउट है? ये हमारा एटम है, बना लीजिए पूरा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।